हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटी में भारत की संविधान की प्रस्तावना देखेंगे और हम अनुच्छेद देखेंगे। एक से लेकर देखते हैं कितना तक देखते हैं, मौलिक कर्तव्य तक देख लेंगे। तो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज का हम फर्स्ट। उससे पहले आपको बता दूं कि हम मौलिक कर्तव्य या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक देख लेंगे, जिसमें हम बताएंगे उसमें कौन से पार्ट में क्या है, कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। तो बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। पहले हम देखेंगे भारत की प्रस्तावना के बारे में। तो भारत की प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम याद कर लेते हैं। भारत की प्रस्तावना जो हमारा शुरू होता है वो होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एजेंट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और असमर्पित करते हैं। तो अधिनियम को असमर्पित करते हैं। तो ये हमारा भारत का प्रस्तावना है। भारत की प्रस्तावना से आपको पता है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रस्तावना में कि कौन सा वर्ड है जो कि भारत की प्रस्तावना में नहीं है। इसमें समाजवादी और पथनिरपेक्ष लोक, ये तीनों जो हमारा बाद में जोड़ा गया, तो ये आप सबको याद रखना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आगे का हम। और ये तारीख इसमें पूछा जाता है कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कौन सी तारीख दिया हुआ, तो 26 नवंबर 1949 दिया हुआ है। तो आप सभी ये सब याद रखिएगा। और इसमें बोला कि जो हम हैं भारत के लोग, वो एक क्या है, संपूर्ण प्रभु संपन्न है। और इसमें हमें समस्त नागरिकों को क्या कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो न्याय है इसकी हमें स्वतंत्रता दे रहा है। तो ये हमारा संविधान है। तो संविधान का जो प्रस्तावना आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अब हम। भाग वन में हमारा पॉलिटी के संघ और उसके क्षेत्र दिए हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारा है संघ और उसके क्षेत्र, जो कि भाग 1 में है। उसमें 4 अनुच्छेद हैं। जो पहला अनुच्छेद है हमारा कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहले जो अनुच्छेद में उसमें हम संघ का नाम या राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा सकते हैं और या संघ का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर हमें नए राज्य बनाना है, मतलब राज्यों को प्रवेश करना है या स्थापना करना, तो अनुच्छेद 2 पे हमें देखना पड़ेगा, 2 के तहत होगा। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों को, क्षेत्रों को, सीमाओं को या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची, जो कि हमारी पहली हमारी अनुसूची है, भारत राज्यों का एक संघ है। और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 2 को अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 हमने देख लिया, भाग 1। अब भाग 2 में जो हमारा भाग 2 में नागरिकता दिया हुआ है, और नागरिकता में हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 5 है जिसमें कहता है कि संविधान के शुरू होने पर क्या होगा, नागरिकता आपकी शुरू हो जाएगी। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत में जो प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 7 बोलता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद हमारा 8 बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं, उसके नियम वगैरह लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होगा। जैसे कि आपने किसी और देश में जाकर नागरिकता ले ली है, तो आपको भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना चाहिए। मतलब आपका नागरिकता कोई नहीं छीनेगा अगर आप कोई ऐसे काम नहीं करते जिससे कि आपकी नागरिकता छीना जाए। जैसे कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले लेंगे, देश के राष्ट्रपति आपसे नागरिकता छीनना लगे, तो अगर आप देश के कोई खिलाफ गलत काम ना करें, जैसे आतंकवादी वगैरह, तो आपकी नागरिकता क्या है, आपकी बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 कहता है कि विधि के माध्यम से संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियम किया जाना चाहिए। तो ये हमारा भाग 2 देख लिया हमने, जिसमें नागरिकता थी। अब हमारा भाग 3 है। भाग 3 में आप सभी को पता है मूल
भूत अधिकार मतलब कि मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद हमारा 12 से 35 है, तो हम 12 से 35 तक का अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 12 में दिया है कि राज्यों की परिभाषा, कि राज्य की क्या परिभाषा है ये उसके में बताया गया है। अनुच्छेद 13 में कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाली विधियां हैं। अब हमारा है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा समता का अधिकार है। समता का अधिकार में 14 अनुच्छेद कहता है कि विधि के समक्ष की समानता, कि कानून के सामने जो है कोई भी है, बड़ा अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी के समक्ष उनके समान है। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कि कोई भी हमें छुआछूत वगैरह मतलब कि विभेद नहीं करना है कि उनका जन्म क्या, धर्म अलग है, अगर हिंदू है मुस्लिम है तो हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 9 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में विषय में अफसर की क्षमता। और अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत नहीं करना। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, जैसे कि कोई उपाधि जैसे राजा महाराजा या कोई किसी ने अधिकार दिया कि हम राजा है, तो ये सब का उपाधि क्या है, अंत कर दिया गया है। अगर कोई उपाधि आपको दे तो आप वो उपाधि आपका मान्य नहीं हो, जैसे सैनिक वगैरह हो सकता है, तो डॉक्टर हो सकता है, ये सब मान्य है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 12 से 19 में, ये भी मौलिक कर्तव्य हमारा है। तो अनुच्छेद 19 बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता है, आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण भी है। अनुच्छेद 20 बोलता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण, कि आपका जो अपराध हो जाएगा सिद्ध तब आपको क्या उसमें संरक्षण दिया जाएगा। 21 बोलता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और उसकी स्वतंत्रता आपको पूरी है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मतलब कि छोटे बच्चे को जो है उन्हें 1 से 6 क्लास 1 से 6 क्लास के जो साल के बच्चे हैं उसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा। अनुच्छेद 12 बोलता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण मिल सकता है। अब हमारा 23 से 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 बोलता है कि बलात् श्रम पर अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, मतलब कि आप छोटे बच्चे को बड़े काम जैसे कि नहीं करा सकते, जैसे पटाखे बना या नहीं, ये सब आप कम नहीं कर सकते, तो आप पे उस पर क्या है प्रतिशोध लगेगा। और अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। और मानव का व्यापार भी नहीं करना, मतलब कि बच्चों को भेड़ वगैरह बेचना नहीं है, अनुच्छेद 23 कहता है। अब हमारा अनुच्छेद 25 से 28 है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 बोलता है कि अतः कारण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अबाध रूप से अपनाने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी धर्म अपना मान सकते हैं, आपको कोई पूरी आज़ादी है। तो ये हमारा अनुच्छेद 25 बोलता है। अनुच्छेद 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 बोलता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का समुदाय से स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 बोलता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति न होने की स्वतंत्रता है, कि अगर आपको कहीं पे धर्म का पढ़ाई हो रहा है तो आपको मान्य तो जाइए, नहीं तो नहीं जा सकते, आपको पूरी आज़ादी है। अब हमारा अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 जो कहता है कि अल्पसंख्याओं के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्याओं का अधिकार। नेक्स्ट करता है हमारा कुछ विधियों की व्याप्ति। तो ये अनुच्छेद का और गा में है। 31 के क से लेकर गा तक है कुछ विधियों की व्याप्ति। अनुच्छेद 31 का का कहता है कि संपदाओं आदि के अर्जन का प्रावधान करने वाली विधियों की व्याप्ति। 31 खा कहता है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधियां मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का ग कहता है कि कुछ निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली विधियों की प्रवृत्ति। अब हमारा है अनुच्छेद 32 से लेकर 35 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार है, कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों सशस्त्र बलों आदि पर लागू होने के संबंध में संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 34 बोलता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रतिबंध जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। अनुच्छेद 35 कहता है कि इस भाग को प्रभावी बनाने संबंधी विधान हो। अब हमारा नेक्स्ट है 19 से 22 में, जो ये तो हमने देख लिया ना, ये सब तो देख लिया।
तो 35 तक तो मैंने देख लिया। तो 35 में इस भाग को प्रभावी बनाने वाले संबंधित विधान। अब हमारा अनुच्छेद है विभाग 4 है, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए है। ये हमारा 36 से लेकर 52 तक अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 36 में दिया है, इसकी परिभाषा दिया है राजनीति निर्देशक तत्व के। अनुच्छेद 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू कैसे करना ये बताया गया है। अनुच्छेद 38 में कि इस राज्य द्वारा जन कल्याण के सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 बोलता है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 39 का क्या बोलता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का संगठन करना है। अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं का मातृत्व प्रसूति संबंधी सहायता प्रावधान। अनुच्छेद 43 में कर्मकारी के लिए निर्वाह मजदूरी जैसे आदि। अनुच्छेद 43 का कार्य कर रहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को सम्मिलित करना है। और इसका जो 43 का खा बोलता है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 44 अनुच्छेद में दिया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। अनुच्छेद 45 बोलता है कि 6 वर्ष से कम बच्चों के आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 39 बोलता है कि सुनिश्चित ये सब हमारा सरकार लागू करेगी, तो ये सरकार के द्वारा ये नीति निर्देशक तत्व दिया है। अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति आदि दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 बोलता है कि पोषण और जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनाने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में है कि कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। 48 का काम है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीवों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 39 बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 बोलता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, मतलब पृथकीकरण होना। और अनुच्छेद 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। अब हमारा जगह भाग 4 का जिसमें हमारा मूल्य कर्तव्य दिया है, जो कि अनुच्छेद 51 के का से शुरू होता है। ये हमारा टोटल कितना 11 है, तो हम उसे सारे को देखेंगे 11 को। तो अनुच्छेद 51 का बोलता है कि मूल्य कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अनुच्छेद खा बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। अनुच्छेद 51 का ग बोल रहा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये सब हमारा क्या है, कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का घ बोल रहा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें, आपको करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 51 का अड़ा बोलता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51 का चा बोल रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अनुच्छेद 51 का 6 बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है और वन जीव है, उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51 का जवाब बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। अनुच्छेद 51 का झ बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसका नाम बोलता है कि यदि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। और अनुच्छेद ट बोलता है उसका 11 है, यदि माता पिता हैं या संरक्षक है तो यथास्थिति 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु अपने बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं। ये सब क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब हमारा भाग आ गया 5। भाग 5 में दिया संघ, जो कि क्या अनुच्छेद 51 से लेकर 151 है। इसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। और ये अनुच्छेद हमारा जो है 52 से 73 है। तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे कल देखेंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ऐसे 73 तक देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 बोल रहा है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी।
अनुच्छेद 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 56 बोल रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 57 बोल रहा है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी। और अनुच्छेद में 58 बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए आहार्य मतलब कि उनकी योग्यताएं क्या होगी। अनुच्छेद 59 में दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है। अनुच्छेद 60 में दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे लिया जाएगा, मतलब उनकी शपथ के बारे में दिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल बताया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का क्या होगा, एक पदेन सभापति होना। ये हमारा अनुच्छेद 64 में बोला कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 बोल रहा है राष्ट्रपति के पद से आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना अथवा उसका कार्यभार संभालना है। अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 में कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। अनुच्छेद 68 में दिया कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति होगी तो भरने के निर्वाचन के समय और उसकी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 बोलता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे लिया जाएगा या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 में अन्य अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना दिया हुआ है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए संबंधित मामले दिए हैं। अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में दंडादेशों को स्थगित करना, क्षमा करना या कम करने के संबंधी राष्ट्रपति की एक शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 72 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। अनुच्छेद 73 में दिया कि संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार दिया है। मंत्रिपरिषद जो कि हमारा 74 से 75 जिससे हम कल देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट करिए कि अच्छा आपको वीडियो लग रहा है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे तो आपका पूरा हमारा जो अनुच्छेद है कम्प्लीटली ख़त्म करवा देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।